हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम कब तक हो सकता है और साथ में आपके आरओ का भविष्य क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका विज्ञापन पहले आया लेकिन बदलाव बाद में हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है और हम लोगों को अपने आप को कैसे फोकस रखना है स्टडी पे, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि एज ए एस्पिरेंट क्या फील कर रहे हैं वो चीज़ मुझे समझ आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो इस दुविधा में फंसे हुए होंगे। तो एक छोटी सी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के बीच शेयर कर पाऊँ और अपने मन की बात आप लोगों के बीच रख पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी करके ये बताया गया है कि आपका पेपर जो अक्टूबर में होना था वो अब अक्टूबर में नहीं होगा। अब उसके लिए एक नई तारीख घोषित की जाएगी और जब भी नई तारीख का ऐलान होगा नोटिस के द्वारा आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। तो ये तो रही बात कि नोटिस के द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी। स्थिति कुछ भी क्लियर नहीं है, बस इतना से स्थिति क्लियर हो गया कि हाँ, जो अक्टूबर में पेपर होना था वो पेपर आपका अक्टूबर में नहीं होगा। अब कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा मार्च तक जा सकती है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, 7 से 8 दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो ये अगर आयोग क्लियर कर देता तो ज्यादा बच्चों को सहूलियत होती है अपनी प्रिपरेशन करने में बजाय यूट्यूबर्स के, क्योंकि यूट्यूबर्स की बातें कभी सही भी होती हैं कभी गलत भी होती हैं। वो लोग भी अपने रिसोर्सेज के थ्रू पता लगाते हैं और वो बातों पे आयोग कितना टिक पाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी बातें कितनी सही साबित होती हैं और कितनी बातें गलत साबित होती हैं। फैसला तो फाइनली आयोग करेगा, यूट्यूबर्स तो करेंगे नहीं। यूट्यूबर्स को जो जानकारी मिलती है वो जानकारी वो एस्पिरेंट तक पहुंचाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। चलिए, रही बात ये तो यूपीपीसीएस की स्थिति क्या थी क्या नहीं थी। अब बात कर लेते हैं आरओ की। तो बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा है कि क्या यूपीपीसीएस का एग्जाम टल गया तो आरओ का एग्जाम भी टलेगा। तो अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं एज ए एस्पिरेंट जो बताना चाहती हूँ वो ये कि नहीं, आपका एग्जाम नहीं टलेगा। आपका एग्जाम जो प्रस्तावित तिथि है उस पे होगा, लेकिन प्रस्तावित तिथि उसमें एक क्वेश्चन और आके फंस जा रहा है कि एक डेट थी उसमें 22 दिसंबर आपकी डेट तय की गई थी आरओ के पेपर के लिए। बाद में पता चला कि आपके आरओ के पेपर के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। जो आपका पहले 2 पाली में पेपर कराया जाता था, पहली पाली में आपका जीएस का पेपर होता था, दूसरी पाली में आपके हिंदी का पेपर होता था, अब उसको कंबाइंड करके एक पेपर कराया जाएगा जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 140 क्वेश्चन आपके जीएस के। तो ये एक न्यूज निकल के आई, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए और परेशान होना भी चाहिए आपको, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर जीएस का पेपर आपका थोड़ा सा डाउन गया तो आप स्कोर कर लेते थे, अच्छा कर लेते थे हिंदी के पेपर में, क्योंकि प्रॉपर 60 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा इनफ होता है हिंदी के लिए। लेकिन जब आपका कंबाइंड कर दिया जाएगा तो आप मेंटली ये फ्री रहोगे कि चलो बाद में हम हिंदी कर लेंगे, हिंदी तो ईजी रहता है, और जीएस में आप ज्यादा टाइम लगा दोगे और बाद में जब समय कम बचेगा तो आप पैनिक हो जाओगे और हिंदी का पेपर अगर गड़बड़ हुआ तो कट-ऑफ से बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला इशू तो होगा टाइम मैनेजमेंट का, और सबके साथ होता है एग्जाम में। आप ऐसे पढ़ते हो वही रूम पे आके क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परेचर जो होता है वो हर कोई नहीं झेल पाता है और वहां पे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट था। खैर, इसको मैनेज किया जा सकता था एज एस्पिरेंट। मैं कहूँ तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चन अपना समझ सकते थे कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है, हिंदी को पहले सॉल्व करना है, जीएस को बाद में सॉल्व करना है, जो कुछ भी था सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते थे। बट अभी जो नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति सामने आ खड़ी हुई है ये बहुत सारे विवादों को जन्म देगी, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे ही बहुत सारे आपत्ति किए जाते हैं क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसको लेके। तो एक नई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपकी नॉर्मलाइजेशन में और उसमें बहुत सारे कानूनी दाव पेच फंसेंगे और भर्तियां कोर्ट के चौखट तक जाएंगी। और कोई भी भर्ती अगर कोर्ट में जाती है तो आपको पता है कि वो डिले होती ही होती है। जब आपका 2016 में आरओ का पेपर हुआ था उसमें पर्चा आपका लीक हुआ था और वो मामला गया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से फैसले आने में इतना समय लग गया, लॉकडाउन खुला तब जाके उसका पेपर कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भर्तियां कितनी डिले होती हैं, और अगर नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें इतने सारे विवाद होंगे और उन विवादों का असर आने वाली भर्तियों पे भी दिखेगा, क्योंकि पुरानी भर्ती जब तक अटकी रहेगी सरकार के पास एक बहाना रहेगा कि जब तक पुरानी भर्तियां क्लियर नहीं होती हैं तब तक हम नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, और इन भर्तियों का तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर या तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। उनके पास ना तो इतना पैसा होता है ना ही इतना समय होता है, फिर भी उनके पास बिजनेस करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। उनके पास है कि हम पढ़ लिख के मेहनत करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं।
एक होप के साथ बच्चे आते हैं अपने घर से और यहाँ अपने जीवन के 3 साल 4 साल देते हैं, और उसके बाद कम से कम ये रहता था कि चलो हर साल टाइम से परीक्षा होगी यूपीपीसीएस की, और जो बच्चे अपीयर होंगे, अगर एक मौका उनको उनके हाथ से चला भी गया, अगर उनकी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई, कहीं कोई और कमी रह गई, तो वो नेक्स्ट टाइम सुधार लेंगे। लेकिन अगर भर्तियां कई साल फंसी रहेंगी कोर्ट में, तो बच्चों को कैसे वो होप मिलेगी कि बच्चे सुधार पाएंगे अपनी गलतियों को। और इसका सिलेबस इतना लेंदी है, इतना टफ है कि हर बच्चा यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर भी नहीं सकता। और अगर एक बार भर्ती कोर्ट में फंस गई तो आपको पता है कि 1 साल से ज्यादा का समय ले लेता है कोर्ट से भर्ती इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए क्यों आतुर है। नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है इतनी बड़ी भर्तियों में? इतनी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म आते हैं और एक दिन में पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आयोग चाहे तो एक दिन में पेपर कंडक्ट करा सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अभी तो इधर बीच भर्तियों का सिलसिला भी आप देखेंगे तो बहुत कम हो गया है, फिर भी इनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं कि एक दिन में ये पेपर करा सके। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति है, ये बहुत सारे विवादों को जन्म देगा, नो डाउट, और भर्तियों को बहुत डिले करेगा। इसके लिए बच्चे पूरी तरीके से अपना जी जान लगा रहे हैं ताकि ये कानून लागू ना हो। आपको पता होगा कि राज्यपाल के द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है, और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी हम लोगों के सामने। एक और नई चुनौती खड़ी हो जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन से जूझ के आपको सिलेक्शन लेना होगा, और नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, किस आधार पे करेंगे, कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं करेगा आयोग, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेके अभी भी आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाता है। बच्चे टाइम से कोर्ट जाते हैं, उनसे उसकी जानकारी मांगते हैं, और आयोग टाइम से जानकारी कभी देता है कभी नहीं देता है। तो नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति कितनी साफ कर पाएगा आयोग, ये बात किसी को नहीं पता है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी छात्र कोशिश कर रहे हैं कि आयोग से वार्तालाप किया जाए इस मुद्दे पे और अपना पक्ष रखा जाए, लेकिन आयोग अभी इस वक्त छात्रों की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, विज्ञापन लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो देखिए आने वाले समय में क्या कुछ डिसीजन निकल के आता है। बट अभी तो यही कहेंगे कि आप उन बच्चों का साथ दीजिए जो बच्चे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आयोग जा रहे हैं, क्योंकि संख्या बल ही है एक हम लोगों के पास। छात्र एकता में ही चीजें बदली जा सकती है। अगर आप डिवाइड रहेंगे तो चीजों को बदलना इम्पॉसिबल है। ना आयोग हमारी सुनेगा, ना सरकार हमारी सुनेगी। तो सबको एकजुट होना होगा ताकि इस मुद्दे पे बात किया जाए आयोग से, आयोग के ऊपर दबाव बनाया जाए और आयोग के सामने अपना पक्ष रखा जाए। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक लेटर, उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। जितने भी विभाग हैं, चाहे वो आपका लोक सेवा आयोग हो, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पे हो, हर जगह वो लेटर भेजे जा रहे हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी देखिए आगे क्या कुछ होता है, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन एज ए एस्पिरेंट हम यही कहेंगे कि अभी इस टाइम पे बहुत दुविधा वाली स्थिति बनी हुई है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने टफ एग्जाम की प्रिपरेशन में बच्चे इतनी उहापोह की स्थिति में जी रहे हैं। तो प्रिपरेशन किस हद तक प्रभावित होता है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी है अभी तक यही डिसीजन है। हम यही कहेंगे कि जो जितने भी बच्चे आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग 22 दिसंबर की तिथि को मान के चलिए। जो कुछ होगा आगे आयोग जारी करेगा लेटर। आपको पता है कि 10-15 दिन पहले आयोग जानकारी देता है, उससे बहुत पहले आप आयोग से किसी जानकारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन आप दिसंबर मान के करते रहिए, क्या कुछ होगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोगों का काम है प्रिपरेशन करना, तो दिसंबर मान के प्रिपरेशन करते हैं। बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप उहापोह की स्थिति में ना रहें। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी रूटीन के साथ। अपने मन की बातें थी, अपनी दुविधाएं थी जो आपके साथ हमने शेयर किया। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मनोस्थिति क्या है, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना।